नमस्कार दोस्तों, आप सभी यूट्यूब दर्शकों का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप केंद्रीय विद्यालय की जो परीक्षा होने जा रही है टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए केंद्रीय विद्यालय टीजीटी की जो परीक्षा होने जा रही है हिंदी विषय का जो पाठ्यक्रम केवीएस द्वारा जारी किया गया है उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। विगत वर्षों का जो सिलेबस था और इस वर्ष का जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। तो आइए यह जो सिलेबस है इस सिलेबस के ऊपर चर्चा करते हैं। तो यह जो पाठ्यक्रम है टीजीटी हिंदी का पाठ्यक्रम है उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। कह रहे हैं विषय विशेष पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी सीबीएसई पाठ्यक्रम में प्रदत्त एवं कक्षा 6वीं और 10वीं की पुस्तकों में अंतर्निहित अवधारणा संकल्पना सम्मिलित है। हालांकि प्रश्नों के माध्यम से उपरोक्त अवधारणाओं और अनुप्रयोगों की स्नातक स्तर की गहन समझ का आकलन किया जाएगा। अर्थात यह जो सीबीएसई बोर्ड की जो पुस्तकें हैं कक्षा 6 से लेकर के 10वीं तक उसी को आधार बनाया गया है, लेकिन प्रश्नों के पूछने का जो स्टैंडर्ड है वह ग्रेजुएशन लेवल का हो सकता है। तो आइए देखते हैं। करें कि जो पाठ्यक्रम है पाठ्यक्रम को 2-3 खंडों में डिवाइड किया गया है। तो खंड क में क्या कहा जा रहा है? हिंदी भाषा और व्याकरण। जो खंड क में जो पहला मान लीजिए भाग है उसके अंतर्गत हिंदी भाषा और व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा जो है वह है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वर्ण, मात्रा, अक्षर इन सब से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा तीसरा है वर्तनी तथा वर्तनी व्यवस्था। तो वर्ण स्तर पर, शब्द स्तर पर, वाक्य स्तर पर वर्तनी की जो सामान्य अशुद्धियाँ होती हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है आपका संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद के अंतर्गत स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और हिंदी की जो कुछ अपनी स्वयं की संधियाँ हैं उनके विषय में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। पांचवा देखिएगा, पांचवा है शब्द भंडार और शब्द निर्माण, शब्दों का वर्गीकरण। तो स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, इतिहास के आधार पर जो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर आदि जो शब्द होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर, तो करें रचना के आधार पर मूल शब्द जिसको हम रूढ़ शब्द भी कह सकते हैं, व्युत्पन्न के आधार पर यौगिक और योग रूढ़, अर्थात शॉर्ट में बोले तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगला है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी, एकार्थी, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द आदि देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है शब्द निर्माण। तो शब्द निर्माण के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, समास, युग्म शब्द, पुनरुक्त शब्द आदि आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। छठा जो भाग है, छठे खंड में खंड तो पहला ही है, जो छठा पॉइंट है, छठे पॉइंट के अंतर्गत पद व्यवस्था। तो पद व्यवस्था के अंतर्गत शब्द और पद से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें संज्ञा भेद, लिंग वचन कारक, सर्वनाम एवं सर्वनाम भेद, विशेषण एवं विशेषण भेद, प्रविशेषण, क्रिया भेद, वाच्य, अव्यय एवं अव्यय भेद आदि प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सातवां जो है, सातवें भाग में बताया जा रहा है, इसको थोड़ा डिलीट करते हैं। हाँ, सातवां जो है, सातवें में कह रहे हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। सातवां जो पॉइंट है, सातवें पॉइंट के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि से संबंधित प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आठवां पॉइंट है वाक्य व्यवस्था। वाक्य व्यवस्था के अंतर्गत वाक्य के अंग अर्थात उद्देश्य और विधेय से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा।
वाक्य रचना के जो अनिवार्य एवं ऐच्छिक घटक हैं, पदबंध, उपवाक्य, इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। वाक्य के प्रकार, तो रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, वाक्य की रचना की अशुद्धियाँ जो हैं, वाक्य रूपांतरण जो है, आदि प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये सभी खंड क के अंतर्गत आएंगे। 10वां जो देखिए 9वां पॉइंट, हाँ तो बाय मिस्टेक यहाँ पे 9वां पॉइंट इसमें नहीं है, 10वें पॉइंट की बात की जा रही है। 10वें पॉइंट में मुहावरे और लोकोक्तियाँ, तो मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसी प्रकार 11वां पॉइंट है अलंकार। तो अलंकार में अनुप्रास, पुनरुक्ति, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो महत्वपूर्ण है जो यहाँ पे सिलेबस दिया गया है केवीएस में, अच्छाई रहती है कि जो आपका सिलेबस होता है लगभग उसी से संबंधित 90% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो हमें अलंकार में बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितने अलंकार यहाँ दिए गए हैं उन्हीं अलंकारों को अपने हिसाब से प्रिपेयर करना, तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं, खंड ख में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, खंड ख में आते हैं। खंड ख जो है वह अवबोधन तथा रचनात्मक अभिव्यक्ति से संबंधित है। तो इसमें जो पॉइंट है, मान लीजिए इसको कंटिन्यूएशन करके 12वां पॉइंट बताया जा रहा है, पाठ बोधन, अर्थात अपठित पद्य एवं अपठित गद्य के आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा। 13वां जो पॉइंट है वह है लिखित रचना। तो लिखित रचना के अंतर्गत पत्र लेखन, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र, शिकायती पत्र, समस्या संबंधी प्रकाशनार्थ पत्र। तो इस प्रकार से जो पत्र है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है केंद्रीय विद्यालय टीजीटी परीक्षा के लिए। उसके अंतर्गत लिखित रचना के अंदर जो दूसरा है अनुच्छेद लेखन, स्ववृत्त लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन। तो इस प्रकार से जो दूसरा खंड है वह खंड अधिकतर थोड़ा सा हमारे लिए अननोन हो सकता है, थोड़ा सा हट करके है, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। जो भी लोग केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी लोग केवीएस में टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए जो दूसरा खंड है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, उपरोक्त पाठ्यक्रम के अलावा कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक की जो भी पाठ्य पुस्तिकाएँ विद्यालयों में चल रही हैं उनको भी पाठ्यक्रम में रखा गया है। जैसा आप देख पा रहे हैं, पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1, यह जो कक्षा 6 है यह कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तिका है। यहाँ आप जो दूसरा देख पा रहे हैं पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 7, यह कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तिका है। और यह जो आप देख पा रहे हैं पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3, यह कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तिका है। सभी कक्षाओं में 2 पुस्तिकाएं चलती हैं, एक आपका मेन होता है, मतलब मेन पाठ्य पुस्तिका, दूसरा होता है पूरक पाठ्य पुस्तिका। तो इसमें जो भी लेसन है, चूँकि सभी अध्यायों में आप देख पा रहे हैं 17 लेसन है कक्षा 6 में, कक्षा 7 में 20 लेसन है, कक्षा 8 में 19 लेसन है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो पूरक पाठ्य पुस्तिका है उसमें बाल राम कथा, ये मान लीजिए आसान है क्योंकि कहानी हम लोगों को पहले से पता है। तो बाल राम कथा में यहाँ पे 12 अध्याय आपको दिया गया है और यह बाल राम कथा कक्षा 6 के अंतर्गत पढ़नी है। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कक्षा 7 के अंतर्गत यह जो पूरक पाठ्य पुस्तिका है उसमें बाल महाभारत है। तो महाभारत की कहानी आपको पता है, तो यह भी थोड़ा आसान ही है। कक्षा 8 में आइए तो देखिए जो पूरक पाठ्य पुस्तिका है उसमें भारत की खोज, यह जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है उसको यहाँ पे आपको कक्षा 8 के अंतर्गत पढ़ना है। तो ये हो गया कक्षा 6, 7, 8। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर फिर आप देखेंगे कक्षा 9 और 10। तो कक्षा 9 आप जैसा यहाँ पे देख पा रहे हैं, कक्षा 9 के अंतर्गत जो हमारा सिलेबस है उसको गद्य और पद्य में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे मान लीजिए पहले इसको देखते हैं, कक्षा
एक मिनट। ये आपका जो पहला भाग है वो पहला भाग कक्षा 9 का है, दूसरा भाग ये कक्षा 10 का है। जब आप कक्षा 9 में जा रहे हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कक्षा 9 के अंतर्गत आपको 17 लेसन पढ़ने हैं, जिनमें गद्य और पद्य दोनों सम्मिलित हैं। उसी प्रकार से आप जब आ रहे हैं उसके पूरक पाठ्यपुस्तिका के अंतर्गत, तो यहाँ पे आपको 5 लेसन पढ़ने हैं। और हम अगर कक्षा 10 में चलें तो यह जो दूसरा भाग है पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2, ऊधव तुम हो अति बड़भागी, तो यह जो सिलेबस है ये कक्षा 10 का सिलेबस है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं टोटल आपको 17 लेसन पढ़ने हैं। इन 17 लेसन के अलावा जो पूरक पाठ्यपुस्तिका है उसमें भी आपको 5 लेसन पढ़ने हैं।